ठीक है, तो आपके पास बिजाउट्स थ्योरम ये कहता है कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी आपके पास डी है, तो दो नंबर्स के जीसीडी को आप उन नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, यानी डी कैन बी रिटन एज एन ए प्लस एम बी। तो ये एन ए प्लस एम बी में एन और एम दो इंटीजर्स है और ए और बी गिवन नंबर्स है, और एन ए प्लस एम बी ये ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जो ए और बी का जीसीडी है डी, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी। तो ये जो फार्मूला, ये बिजाउट्स आइडेंटिटी, इसमें जो ए और बी नंबर एन और एम नंबर्स हैं जिनको आप ए और बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो आपको ए और बी का जीसीडी मिल रहा है। तो इन्हें हम बिजाउट्स कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो इन्हें हम मालूम करते हैं, इन्हें मालूम करने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है उसको हम जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो एक्सटेंड किस तरह करते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे हम जीसीडी निकालते हैं, फर्ज करें 12 और आपके पास 5 का, ठीक है। हमें पता है कि ये जो आएगा वो 1 आएगा। ये छोटे नंबर हमें देख के बता सकते हैं, दे आर रिलेटिवली प्राइम, लेकिन हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से जीसीडी निकालते हैं। तो फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम से जीसीडी निकालने के लिए 12 को जो है आप डिवाइड करें 5 से। इसको पर हम यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक 5 के कितने मल्टीपल इसमें फिट होंगे, 2, 5 2 10 और रिमाइंडर आपके पास होगा 2, ठीक है। और फिर आप अब इसमें जो b है 5 है, r है 2, तो जो 12 और 5 का जीसीडी होगा वही 5 और 2 का होगा। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है 5 और 2 के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं, b और r के ऊपर। तो 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 प्लस 1, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें जीसीडी नहीं मिलेगा। तो अब इसमें जो 5 और 2 का जीसीडी है वही होगा जो 2 और 1 का होगा। तो अब नेक्स्ट जो डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप हम यूज करेंगे, उसमें अब ये जो b और r है इसको पर यूज करेंगे। अब 2 को डिवाइड करें 1 से, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है ये आपका जीसीडी है। तो ये हमें जो है जीसीडी मिल गया, जीसीडी ऑफ 12 and 5 दैट इज 1, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर बिजाउट्स थ्योरम यूज कर रहा हूँ। तो बिजाउट्स थ्योरम के मुताबिक ये जो जीसीडी है 1, इसको मैं लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 and 5। तो किस तरह मैं इसको लिखूंगा, तो इसके लिए ये जो इक्वेशंस आपको मिल रही है यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, इन इक्वेशंस को आप नाम दे दें। जैसे ये जो पहली इक्वेशन है आपके पास, इसको 1 कह दें आप। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप 2 कहते हैं, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 इसको आप छोड़ दें। बाकी जो ऊपर इक्वेशन है आप इनको नाम दे दें, और फिर आप यू गो बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे मैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं जो है जीसीडी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकूं, यानी बिजाउट्स थ्योरम में अप्लाई कर सकूं और बिजाउट्स कोफिशिएंट में मालूम करूं। तो इसमें जो लास्ट इक्वेशन आप इससे स्टार्ट करें, बैकवर्ड जाएं तो फ्रॉम 2। तो जो आपके पास इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 में आप देखें यहां से आप ये जो 1 है ये जीसीडी है, इसको सेपरेट कर लें। तो इस टर्म को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो इसमें जो 1 आपके पास है, 1 आपके पास आ गया 5 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, ये आपके पास 1 आ गया। तो अब लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया आपने, तो अब इसमें ये जो आपके पास 2 है, इसकी वैल्यू इससे ऊपर वाली इक्वेशन में आपको मिलेगी। तो ये आप क्रॉस में जाएं, इक्वेशन 1 से आप 2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से अगर आप 2 की वैल्यू रखें, तो ये 12 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो 2 की जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। तो ये 1 इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहा, और माइनस 2, और ये जो 2 है इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी, दैट इज 12 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो याद रखें आपने क्या करना है, आपका मकसद के आपने 1 को, जो कि 12 और 5 का जीसीडी है, इसको आपने लिखना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 and 5, यानी 1 एक तरफ हो और दूसरी तरफ जो है 12 और 5 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो देखिए ये 5 तो आपको मिल रहा है, आप सॉल्व कर लेंगे 12 में मिल जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर लें आप, ये 5 और माइनस, अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें आप ऐसा करेंगे कि जब आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप लिख दें 24, तो इस तरह इसमें 2 और 12 दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि ये दोनों अलग अलग नजर आए, एब्जॉर्ब्ड ना हो, यानी कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखें, क्योंकि आपने इनके बारे में सॉल्यूशन करना है। तो ये कोफिशिएंट लिख देता हूँ, 2 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने एब्जॉर्ब करके नहीं लिखना है। फिर 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो 2 है इसको, अब क्योंकि 5 में हम इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि 5 गिवन है, 5 का जीसीडी निकालना था, तो अब 5 को तो एज इट इज रखें, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपने जो नंबर जिनके जीसीडी निकालने उनको आपने एब्जॉर्ब नहीं करना, जो बाकी दूसरे कोफिशिएंट है उनको आप मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब करेंगे। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता 10 इंटू 2, और ये पूरा भी लिख सकता था 5 2 10 2 20, लेकिन अब इस 20 के अंदर क्या हो रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये 20 जो इसमें 2 का है 5 का है, मतलब 5 इसमें एब्जॉर्ब हो गया। तो आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने इसको इस तरह लिखना है ये अनएब्जॉर्ब फॉर्म में हो, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो वो आपके पास बाकी रहे, वो अलग हो, और जो बाकी नंबर्स है वो उसके कोफिशिएंट हो। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसमें आ जाएं, अब इसमें देखें आपके पास ये जो 5 है, आपके पास कितने 5 है यहाँ पर, ये 5 का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो ये 1 है, ये 1.5 है। जैसे अगर आपके पास x हो और फिर आपके पास 3x हो, तो कितने x होते हैं आपके पास, 4x होते हैं ना। तो यहाँ पे आपने देखते हैं कितने 5 है, उसके कोफिशिएंट देख लें, ये 1 5 है और ये 4 5 है, तो ये आपके पास 5 5 है, तो इसको इस तरह लिखते हैं 5.5। तो जो 5 की टर्म्स थी आपने उसके कोफिशिएंट को ऐड कर लिया, बाकी ये जो 12 की टर्म है ये एज इट इज रहेगी, तो ये 12 इंटू 2, तो देखिए ये आपको बिजाउट्स थ्योरम मिल गया, यानी जो 5, इसको इस तरह लिख दें, यहाँ पे 5 का कोफिशिएंट 5 है, ये 5 ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस, और ये जो 12 है इसका कोफिशिएंट जो है आपके पास -2 है, -2 इंटू 12, तो ये आपके पास जो है ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपके पास ये फॉर्म आ गई, ये बिजाउट्स थ्योरम आ गया कि जो 5 और 12 का जीसीडी यानी डी, यानी ये डी बराबर है MA प्लस NB, NA प्लस MB लिखे, MA प्लस NB है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी डी आपके पास 1 है, ये M है, ये A है। ठीक है ना, ये आपके पास M है, ये A है, और ये N है, और ये आपके पास B है, ये A और B तो गिवन थे। तो अब आप देख ले, चेक भी कर ले, 5 5 25 होता है, और 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो 25 -24 1 आएगा, तो दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो है आपको ये बिजाउट्स आइडेंटिटी मिल गई, तो ये बिजाउट्स कोफिशिएंट जो है आपको मिल गए। तो इसमें जो बिजाउट्स कोफिशिएंट यानी जो 5 है उसका जो कोफिशिएंट है आपके पास वो 5 है, और जो 12 है उसका जो कोफिशिएंट आपके पास वो 2 है। तो ये बिजाउट्स कोफिशिएंट आ गया आपके पास, M आपको मिल गया 5 और N आपको मिल गया -2। ठीक है ना, तो ये जो है आपको बिजाउट्स, समझ गए आप किस तरह निकाला। तो ये मैंने जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जिससे हम जीसीडी निकालते हैं उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं इस तरह कि एक तरफ जीसीडी आ जाए और दूसरी तरफ वो नंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए जिनका वो जीसीडी है। तो मैंने यहाँ पे जो 12 और 5 का जीसीडी था 1, उसको लिखा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 5, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। 5 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 12 जो है ये इसके जीसीडी के बराबर है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास जो एक दूध वाला है, ठीक है ना, अब उससे 1 किलो दूध देना है, लेकिन उसके पास जो है 5 किलो का बर्तन है और 12 किलो का बर्तन है। ठीक है ना, आप देखते हो दूध के पास आप लेने जाते हैं ना, उसके पास वो मुख्तलिफ पैमाने होते हैं, वो 1 किलो का है, 2 किलो का, या आधा पाव का, 1 पाव का, 1.5 पाव का है। तो अब अगर आपके पास एक दूध वाला हो, उसको 1 किलो दूध देना हो, और उसके पास लेकिन 1 किलो का उसके पास पैमाना नहीं है, 1 किलो का बर्तन नहीं है, उसके पास 5 किलो का बर्तन है और उसके पास 12 किलो का बर्तन है, तो क्या वो 1 किलो दूध दे सकता है? तो क्योंकि एक जो है वो 5 और 12 का जीसीडी है, तो हम इसको 5 और 12 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बता रही है कि वो 1 किलो दूध किस तरह देगा, तो वो जो 5 किलो है उसको 5 दफा वो डाल दे, तो ये 25 किलो बन जाएगा, और उसमें से जो 12 किलो का बर्तन है वो 2 दफा निकाल ले, यानी 5 किलो का जो उसके पास पैमाना था उसको उसने 5 दफा भर के उसने डाल लिया, तो उसके पास कितना दूध हो जाएगा, 25 किलो। अब उसमें से वो जो 12 किलो वाला बर्तन है वो उसमें से भर के एक दफा निकालेगा तो 12 किलो निकल जाएगा, 25 में से 12 निकल जाएगा, 13 किलो बचेगा, एक और दफा निकालेगा, तो इस तरह 1 किलो दूध बच जाएगा, तो वो 1 किलो दूध जो है फिर वो दे देगा, यानी वो 1 किलो दूध दे सकता है इस तरह। ठीक है ना, तो अब इसमें ये समझ गए आप, या इसमें कोई प्रॉब्लम है?
हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, ये समझ आ गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन देखो मेथड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो है, बगैर आप प्रैक्टिस किए तो जाहिर ये चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी ना। ये तो इसलिए कि आप ये क्वेश्चन है खुद से करें, इतने मुश्किल नहीं है। अगर समझ लें और फिर यही क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ आप खुद इनको कर लें, या कुछ आप खुद भी बना सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे अगर फर्ज करें ये आपको लिखा हुआ कि 1 = 7x प्लस 3y, जहां पे x और y जो है आपके पास वो इंटीजर्स हैं। तो अब क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ये जो इक्वेशन है ट्रू है फॉल्स है, तो इसमें आप बिजाउट्स थ्योरम यूज करेंगे। इसमें a जो है आपके पास 7 और b जो है 3 है, ये 7 और 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बिजाउट्स थ्योरम के मुताबिक किसके बराबर होना चाहिए? 7 और 3 के जीसीडी के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए जो 7 और 3 है इसका जीसीडी क्या होगा? क्या होता है 7 और 3 का जीसीडी? 1। 1। तो ये है 1। तो इसका मतलब ये हमने 7 और 3 के जीसीडी को 7 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा, जो कि बिजाउट थ्योरम है, जो कि सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये जो है ये ट्रू होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं 1 = 2x + 4y, जहां पे x और y इंटीजर है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि जो 2 और 4 है उसका जीसीडी 1 नहीं होता। 2 और 4 का जीसीडी क्या होता है? 2। 2 होता है। तो 2 और 4 का जो जीसीडी है आपके पास, आप देखेंगे ये जो आपके पास 2 और 4 है इसका जीसीडी आपके पास क्या है? अगर इसका जीसीडी 1 है तो ये फिर जीसीडी, इसका जीसीडी लिखा हुआ है लेकिन इनका जीसीडी 2 है, 1 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी आप 1 को कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते कि 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और 4 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा। ये चीज हमेशा फॉल्स होगी। ऐसे इंटीजर एक्स और वाई आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे एक्स और वाई आपको मिल जाएंगे कि जब आप उसे सॉल्व करें तो आपको 1 मिले। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं एक्स यहाँ पे ले लूँ, x1 ले लूँ और y ले लूँ -2, तो 7 × 1 7 और 3 × -2 -6 और 7 -6 1 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 7 और 3 का जीसीडी है। तो आपको ऐसे x और y मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पे आपको ऐसे इंटीजर x और y कभी भी नहीं मिलेंगे कि जो राइट हैंड साइड 1 के बराबर हो, क्योंकि 2 और 4 का जीसीडी 1 नहीं होता, वो 2 होता है। हाँ, यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता, ठीक है ना। तो ये अब जैसे ये बिजाउट्स थ्योरम की मदद जी। शॉर्टकट मेथड है चेक करने का कि विदाउट सोर्स इस पे अप्लाई करें या ना करें, इक्वेशन फॉर्म में आ सकती है नहीं, तो हाँ विदाउट मतलब सोर्स। ये इसमें अगर ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो आप ये बिजाउट्स थ्योरम अप्लाई करके बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक अप्लाई है। किए बगैर बता सकते हैं ना। हाँ मतलब अप्लाई एज सच नहीं कर रहे कि आप बाकायदा सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप जो थ्योरम है वो देख रहे हैं कि क्या 2 और 4 का जीसीडी राइट हैंड साइड पर है, अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो आपको जीसीडी मतलब जीसीडी तो आपको पता होना चाहिए ना। जीसीडी तो आपको एक्चुअली निकालना पड़ेगा, तो मेंटली निकाल लें, या अगर आप मेंटली नहीं निकाल सकते तो वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से निकाल लें और फिर देखें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है क्या इनका जीसीडी है, ठीक है। सही। अच्छा, तो अब इसमें अच्छा अब ये जो देखें, अब ये जो जैसे यहाँ पर मैंने ये जो आपके पास स्टेटमेंट आया कि 5 और 12 का जो जीसीडी मैंने निकाला, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से ये आपके पास आया 1, और फिर मैंने 1 को लिखा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 12। तो ये आपके पास इसके लिए मैंने जो आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम उसको एक्सटेंड किया था, तो वो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम था आपके पास। तो ये जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो आया ये आपके पास ये आ गया था, ठीक है ना। 1 = 5 × 5 + -2 × 12। तो ये जो ये बिजाउट्स कोएफिशिएंट थे, ये m है आपके पास और ये n है। तो इसमें देखें, अब अगर फर्ज करें मैं जो हूँ मॉडुलो 12 लेता हूँ, मॉडुलो 12 मॉड 12 है, तो मॉड 12 में 5 का इनवर्स क्या होगा? क्या मतलब है? अभी आप मॉडुलो इनवर्स ऊपर पढ़ चुके, यानी मॉडुलो 12 में 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जब उसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए।
तो अब इसमें देखिए जो 5 मॉड्यूलो 12 में जो 5 का इनवर्स है वो 5 का बिजाउट्स कोफिशिएंट है। ये जो 5 का आपने बिजाउट्स कोफिशिएंट निकाला है ये क्या आया आपके पास 5 है ना, तो 5 का मॉड 12 में इनवर्स 5 है। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 25। और इसके ऊपर अगर आप मॉड 12 यूज करें यानी 12 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो मॉड्यूलो 12 में 5 का इनवर्स यानी जो दूसरा नंबर है उसके मॉड में इस नंबर का इनवर्स वो है जो इसके साथ विदाउट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैं मॉड 5 की बात करूं तो मॉड 5 में 12 का इनवर्स क्या होगा, मॉड 5 में 12 का इनवर्स वो विदाउट कोफिशिएंट है जो 12 से मल्टीप्लाई करे। तो जो 12 का विदाउट कोफिशिएंट है ना वो मॉड 5 में इसका इनवर्स है और जो 5 का विदाउट कोफिशिएंट है वो मॉड 12 में इसका इनवर्स है। तो अब जब आप चेक कर सकते हैं यानी 12 का जो इनवर्स है आपके पास मॉड 5 में वो आपके पास क्या है -2। तो अब ये नेगेटिव फॉर्म में आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। किस तरह कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव फॉर्म को पॉजिटिव फॉर्म में, जो भी मॉड होता है वो ऐड कर देते हैं। मॉड यहाँ पे 5 है तो -2 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो मॉड 5 में 12 का इनवर्स है 3। आप चेक कर सकते हैं अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो चेक किस तरह करेंगे आप कि ये मॉड्यूलो इनवर्स सही है। मैंने कहा 12 का इनवर्स 3 है, इसका मतलब है आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो अब ये जो 36 है आपके पास, अब इसको अब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें मॉड 5। तो 5 7 35 होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो ये चेक हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह मॉड्यूलो इनवर्स जो है वो हम निकालते हैं, उसमें हम विदाउट कोफिशिएंट निकालते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो अब आ जाए ये जो सवाल अब हम साइफर का कर रहे थे, ये वाला जो हमारे पास ये जो सवाल था ये आपको स्कीम दी हुई थी 3p+7, ठीक है ना। अब इसमें रन को मैंने इनक्रिप्ट किया, अब मैं इसके डिक्रिप्शन स्कीम निकालता हूँ 3p+7 इसकी जो डिक्रिप्शन स्कीम है, ठीक है। तो ये आपके पास है c = 3p+7। तो अब इसके अंदर जो आपके पास 3p को आप सेपरेट कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा c-7। और फिर अब आपने अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपने p के साथ जो इसका कोफिशिएंट है 3 इसको रिमूव करना है। तो यू नीड 3 इनवर्स इन विच मॉड, किस मॉड में चाहिए आपको, मॉड 26, ठीक है ना, 26 मॉड में। तो 3 का इनवर्स चाहिए 26 मॉड में। तो अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करता हूं। तो पहले मैं 26 और 3 का जीसीडी निकालता हूं। तो यहाँ पे मैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम उसमें डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले मैं जीसीडी मालूम कर रहा हूँ 3 और 26 का। तो 3 के कितने मल्टीपल्स इसमें जो है वो फिट हो जाएंगे 8, 3 8 24 और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 2। फिर आप 3 और 2 यहाँ के जो बी और आर है इनका जीसीडी निकालें, 3 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 2, रिमाइंडर है आपके पास 1। फिर 2 को डिवाइड करें 1 से, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर है 0। तो ये जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आपके पास ये 26 और 3 का जीसीडी है। तो जो 26 और 3 का जीसीडी आपको मिल गया, 3 और 26 का जीसीडी ये आपके पास आ गया 1। तो क्योंकि 3 और 26 का जीसीडी 1 है इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन है। अगर जीसीडी 1 नहीं आएगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर आपकी जो एफाइन स्कीम है ये फिर वैलिड नहीं होगी। 3 इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब इसको आप मालूम किस तरह करते हैं, तो अब मैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करता हूं। तो ये जो इक्वेशन है इनको नाम दे दें, ये 1 है आपके पास और ये 2 है। तो जो इक्वेशन 2 है आप इसको लें, बैकवर्ड चलें आप फ्रॉम 2। तो जो इक्वेशन 2 है आपके पास, ठीक है ना, तो यहां से ये जो आपके पास जीसीडी है इसको सेपरेट कर लें। याद रखें आपने 1 को 26 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज करना है। तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम करेंगे। तो यहाँ से जो 1 है आपके पास दैट इज इक्वल टू इस 1, ये 2 into 1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये 3 - 2 है, 3 - 2, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर ये जो 2 है इसकी वैल्यू हमने इसकी ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल ली है। तो अब जो आपके पास 3 -
ब्रैकेट। अब ये 2 की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 26 माइनस 3 टाइम्स 8, ठीक है ना। तो ये मैंने फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से जो है ये मैंने 2 की वैल्यू निकाल के जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करी। यहाँ से 2 की वैल्यू 26 माइनस 3 टाइम 8, इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको आप जो है आप सॉल्व कर लें तो ये 1 इंटू ये 3 एज इट इज आ गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे -26, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 8, ठीक है। तो हमारे गिवन नंबर्स क्या थे 26 और 3। तो अब देखें यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 3 है, ये 8 3 है, तो ये आपके पास टोटल कितने 3 हो जाएंगे, ये 9 3 हो जाएंगे। ये 9 3 है और ये आपके पास 26 है, 126 है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखते हैं, बिजाउट्स थ्योरम मिल गया हमें। 3 का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास है 9 और 26 का जो कोफिशिएंट है वो है -1। तो ये मैंने 26 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये जो 1 है 26 और 3 का जीसीडी, इसको 26 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा। तो ये बिजाउट्स आइडेंटिटी, ये बिजाउट्स कोफिशिएंट है, 3 का बिजाउट्स कोफिशिएंट 9 है और 26 का बिजाउट्स कोफिशिएंट -1 है। तो m आपके पास 9 हो गया और n आपके पास -1 हो गया, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं, 9 3 27 और -26, तो 27 -26 जो आपके पास वो 1 है, ठीक है ना। तो हमने क्या निकालना था, हमने 3 का इनवर्स निकालना था मॉडुलो 26 में। तो जो 3 का इनवर्स है मॉडुलो 26 में वो क्या है, जो 3 का बिजाउट्स कोफिशिएंट है, ये है 9। तो इस तरह हमें 3 का इनवर्स जो है वो मिल गया। तो मॉडुलो 26 में जो 3 का इनवर्स है वो 9 है इन मॉडुलो 26। तो आप जो है इसको चेक भी कर सकते हैं। आप किस तरह चेक कर सकते हैं, आप इसमें इसका मतलब है कि जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपको क्या मिलेगा 27। और जब आप इस पर मॉड 26 अप्लाई करेंगे यानी 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये डेफिनेशन है इनवर्स की, अगर रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा तो ये इनवर्स आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। तो अब हमें 3 का इनवर्स मिल गया। तो अब हम अपनी जो स्कीम है इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं और हम इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो अब ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था 3p इज इक्वल टू C-7, ठीक है ना। ये आपकी इंक्रिप्शन स्कीम थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने अब डिक्रिप्शन स्कीम इससे निकालनी थी। तो अब यहाँ से हम p को सेपरेट कर लें। तो अब p के साथ जो कोएफिशिएंट है 3 है, तो 3 का इनवर्स है। तो 3 के इनवर्स से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 इनवर्स इंटू 3p इज इक्वल टू 3 इनवर्स इंटू C-7, ठीक है। तो ये 3 का इनवर्स और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लें। 3 इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर से आपने निकाली है 9, तो ये 3 इनवर्स की जगह 9 आ गया और ये C-7। तो ये जो है 3 इनवर्स और 3 ये डेफिनेशन के मुताबिक ये 1 होगा और 1 को p से मल्टीप्लाई किया तो ये जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे p मिल गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9c और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। अब क्योंकि आप मॉड्यूलो 26 में काम कर रहे हैं तो 63 के ऊपर मॉड 26 अप्लाई कर दें। तो यानी 26 से डिवाइड करके 9 के ऊपर जरूरत नहीं है क्योंकि 9 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। तो ये 9c और 63 के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे मॉड 26 टू 52 तो मॉड कितना आ जाएगा 11। तो ये आपकी डिक्रिप्शन स्कीम आ गई, ठीक है। तो अब जैसे अगर ये जैसे अभी हमने ये जो इनक्रिप्ट किया था यहाँ पर, ये इनक्रिप्ट किया था रन, तो इसका आता है GPU। अब इसको अगर मैं दोबारा डिक्रिप्ट करूं यानी GPU तो इससे मुझे रन मिलना चाहिए। तो अब अगर ये कोडेड मैसेज है आपके पास, अगर ये कोडेड मैसेज है इसको डिक्रिप्ट करना है तो ये जो हमने डिक्रिप्ट करें, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आया था ये था आपके पास ये था GPU।
ठीक है ना। तो इसको हमने अब डिक्रिप्ट करना है GPU को। तो अब इसमें अब डिक्रिप्शन के लिए आपके पास जो अब C आपको गिवन है और आपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको मालूम करना है। तो अब जो C है आपके पास, जैसे ये G है, P और ये आपके पास जो है वो U है आपके पास, इसको आप मॉड्यूलो 26 में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिक्रिप्ट करने के लिए फार्मूला है ये अप्लाई कर लेंगे, यानी P निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे 9C-11 और ये मॉड 26 के तहत आप सारी अर्थमेटिक करेंगे और इस तरह जो है आपको P जो है वो मिल जाएगा, जो कि रन होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे अगर हम इसको ऊपर अप्लाई करते हैं तो G जो है आपके पास वो क्या होता है, G आपके पास इसका जो अल्फा लेटर आपके पास बनता है वो क्या बनता है, ये 6 बनता है। ठीक है। और P जो है आपके पास MNOP है 15 होता है और U का आपके पास जो होता है ये 20 है। तो ये हमने मॉड्यूलो 26 में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आज हम इसमें पुट करें C की जगह 6 और सॉल्व कर लें तो 9 into 6 और -11 और मॉड 26। तो ये आपके पास 9 6 54 और 54 -11 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 43। और फिर इसको पर अगर आप जो है ये लगा लें मॉड 26, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास जो आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ना। और 17 का जो लेटर आपके पास बनता है वो क्या बनता है, R बनता है। ठीक है। अच्छा, G डिक्रिप्ट हो रहा है R में, ये उल्टा कर रहे हैं हम तो रन आना चाहिए। इसका 15 यहाँ पे रखें, 15 9 135, 135 में से 11 जो है आपने माइनस किया है तो ये आपके पास आ जाएगा 124। अब 124 के ऊपर अगर आप मॉड 26 यूज करते हैं, 26 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकालते हैं तो 26 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 96, नहीं बल्कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 102। ठीक है। तो 102 124 में से माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 20 और 20 को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या आ जाएगा U। फिर इस तरह इस पर आ जाए U 20 रखें, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 11 जो है आपके पास ये आ जाएगा 169। ठीक है। और फिर इस पर अगर आप मॉड यूज करें 26, अब 169 को आप 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, जो इंटीजर पार्ट होगा वो कोशेंट होगा, उसको 26 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो 26 को अगर मैं 4 टाइम्स तो 102 था आपके पास 52, तो ये 154 आ जाएगा। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 156। तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा 13। ठीक है। और 13 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे अल्फाबेट में तो ये रन। तो इस तरह ये GPU डिक्रिप्ट हो जाएगा रन में। ठीक है ना। तो जो ये जो आपके पास फाइन साइफर्स हैं तो इनके अंदर जो इनकी जो इंक्रिप्शन स्कीम है आपके पास, उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले प्लेन टेक्स्ट को किसी नंबर A से मल्टीप्लाई करके उसमें B ऐड करते हैं। तो ये जो सारी कैलकुलेशन होती है आपके पास अंडर मॉड्यूलो 26 होती है। तो इस तरीके से जो है हमें कोडेड मैसेज C मिलता है। तो यहाँ पे जो A होना चाहिए इस तरह का नंबर होना चाहिए कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे। तो A इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट। तो उसकी कंडीशन फिर क्या होगी कि ये जो A हम लेंगे इस तरह का नंबर लेंगे कि इसका जो GCD हो 26 के साथ वो 1 हो, ये 26 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है। तो ये तो आपके पास जो है इसकी इंक्रिप्शन होती है फाइन साइफर की। अब डिक्रिप्शन के लिए हम डिक्रिप्शन स्कीम निकालते हैं। तो डिक्रिप्शन स्कीम यहाँ से क्या होगी, AP विल बी इक्वल टू C माइनस B और यहाँ से फिर P आ जाएगा आपके पास, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, A इनवर्स C माइनस B। अब ये जो A इनवर्स है इसको आप एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से मतलब मालूम करेंगे। तो इसमें क्या तरीकेकार होगा, इसमें पहले आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करके आप जो है A और 26 का GCD निकाल लेंगे। फिर उस GCD को आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लिखेंगे, यानी बिजाउट्स तुरंत यूज करेंगे तो वहां से आपको बिजाउट्स
कोफिशिएंट्स मालूम हो जाएंगे तो जो बिजाउट्स कोफिशिएंट आपको मिल रहे हैं तो उससे आपको जो है इनवर्स मिल जाएगा। अब जैसे 3 का इनवर्स निकाला तो ये हमने 3 और 26 का जो जीसीडी था 1, उसको 3 और 26 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा। तो मॉड्यूलो 26 में जो 3 का इनवर्स है वो इसका बिजाउट्स कोफिशिएंट है 9 है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। 3 into 9 27 होगा, 27 mod 26 1 आएगा, ठीक है। तो फिर आप जो है ये इसको फिर आप सॉल्व इस इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके आप अपनी डिक्रिप्शन स्कीम निकाल लेंगे, जिसकी मदद से आप जो है वो आप डिक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? जी सर, जी समझ आई है। क्लियर है? जी सर। तो अब इसमें देखें अब और आपको स्कीम बताने के लिए, अब क्योंकि आपके पास बहुत सारी जो इनक्रिप्शन स्कीम है, तो अब इसमें मैं मतलब जो आमतौर पे जनरली बताई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब इसका जो कोर्स है ना, इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी जो है एक बहुत ही मतलब इस वसी सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अब ये होता है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स लेके हम जैसे अब एक कोर्स बनाते हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि वो उसके अंदर जो आपका टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से वो टॉपिक शामिल कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम है। तो मैं जनरली आमतौर पर जो पढ़ाई जाती है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो क्योंकि अगर उन्होंने अपने या तो उनका कोई आपको मॉडल पेपर उन्होंने दिया हो तो उससे अंदाजा आपको हो जाए, या आपने उन्होंने आउटलाइन बताया, खाली क्रिप्टोग्राफी कहते हैं उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं वो मैं फिर आपको पढ़ा देता हूँ इसमें, जो जनरल इसमें इंक्रिप्शन स्कीम में बता देता हूँ। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कैसे नंबर्स होते हैं? तो प्राइम, अब कोई भी नंबर है आपके पास n, तो उसके दो डिवाइजर तो आपको हमेशा मिलेंगे, यानी वो नंबर जो आप हमेशा उसको डिवाइड करते हैं। एक तो वो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है और खुद हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। तो ये दो डिवाइजर तो आपके पास हमेशा होंगे। अब क्वेश्चन ये कि क्या दो से ज्यादा डिवाइजर है किसी नंबर के? तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इसके अंदर जैसे 2 है, 2 के दो डिवाइजर 1 और 2 है, 3 के दो डिवाइजर 1 और 3 है, तो 2 3 5 7 11 ये सब आपके प्राइम नंबर है अप टू इन्फिनिटी, दे आर इन्फिनिट प्राइम्स, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, यानी जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हो, ठीक है। तो 1 जो है आपके पास वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के दो डिवाइजर नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही डिवाइजर है जो कि खुद है 1, तो इस वजह से 1 जो है प्राइम नहीं है। ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइजर हो वो प्राइम होते हैं, तो इसलिए 1 प्राइम नहीं होता। प्राइम जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और प्राइम का जो सेट है वो इन्फिनिट है। और ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। या ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर हो तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 है, तो 4 के डिवाइजर कौन कौन से? 1 है, 2 है और 4 है, इसके 3 डिवाइजर है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइजर हो वो प्राइम है, जिनके दो से ज्यादा हो वो कंपोजिट है। तो 1 कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट के लिए दो से ज्यादा डिवाइजर होने चाहिए, इसका एक ही डिवाइजर है। 1 प्राइम भी नहीं है, क्योंकि प्राइम के लिए दो डिवाइजर होने चाहिए, इसका एक ही डिवाइजर है। तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। तो 1 जो है वो न्यूट्रल है, तो ये 1 की स्पेशल हैसियत है आपके पास। तो कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम नंबर जो है ये इंटीजर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो हर इंटीजर को आप जो है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हमको जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई प्राइम है तो उसकी फैक्टराइजेशन वो खुद है, यानी खुद अपनी फैक्टराइजेशन है। जो 2 प्राइम है इसकी फैक्टराइजेशन जस्ट 2 है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में 1 को हम शामिल नहीं करते। 1 डिवाइजर तो होता है लेकिन वो फैक्टर नहीं होता, क्योंकि अगर हम 1 को फैक्टर लें तो फिर 1 को हम जितनी मर्जी दफा चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक नहीं होगी, यानी फिर ये फैक्टराइजेशन भी सही है और ये भी सही है। इसका हम इन्फिनिट फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 की, 1 2 1 1 1 1। तो इसलिए 1 जो है वो इस वजह से भी प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर 1 को हम प्राइम कहेंगे तो फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगी किसी भी नंबर की वो इन्फिनिट होंगी, तो जो कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए 1 प्राइम नहीं होता। तो अब जैसे कोई भी नंबर है उसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहते हैं, जैसे 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखते हैं, तो आप इसको स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 100 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 50 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया 25 आया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम 3 है, उससे भी डिविजिबल नहीं है। ये 5 से जो है आपके पास डिविजिबल है, तो 5 5 जो है आपके पास 25 है। तो फिर उसके बाद ये
5 वन जा 5 है, तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 200 की आपके पास, वो आपके पास क्या है 2.2.2.5.5। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये 2 का क्यूब है आपके पास और 5 का स्क्वायर है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जनरली कोई भी नंबर होता है n, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किससे लिखते हैं? जो पहला प्राइम है p1 जो कि 2 होता है, p1 है उसकी कोई पावर होगी a1, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम है आपके पास p2, उसकी कोई पावर होगी a2, इस तरह अप टू pn, n प्राइम है उसकी कोई आपके पास पावर होगी an। तो ये जनरल किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सप्रेशन है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो लिख सकते हैं इस तरह। अगर जैसे आपके पास जो है 46 है, इसके डिजिट्स का जो सम है 4 + 6 वो 10 है। तो अगर इसका डिजिट का जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे आपके पास 18 है, तो इसका जो डिजिट है उसका जो सम है 1 + 8 वो आपके पास है 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 18 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी के कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि किसी प्राइम से डिविजिबल है या नहीं है। 1 4 3 7, अब हमने चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके डिजिट्स का सम आप देखें 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 1 + 4 + 3 + 7, तो ये आपके पास कितना 5 3 8 और 7, 8 और 7 हो गया 15। इसको पर आप फर्दर ये टेस्ट लगा सकते हैं, इसके डिजिट्स का सम ले लें, यानी उस वक्त तक सम लें जब तक सिंगल डिजिट हासिल ना हो जाए। 1 + 5 6, अब 6 क्यों से 3 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर होगा ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो याद है कि किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल रहे थे, यहाँ पर जब आप पहुंचे 25 के ऊपर, अब आपने चेक करना है 25 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसके डिजिट्स का सम ले लें 2 + 5 7, क्योंकि 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी का चेक क्या होता है? अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है? अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट इवन है, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो अगर यूनिट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है, तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास तरह ये कुछ टेस्ट है, तो ये आप इजीली मतलब जो यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपको निकालना आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास है, जी हेलो सर क्लास भी खत्म होने वाली है, बस आज के लिए इतना ही छोड़ दें। चले, आज के लिए इतना काफी है। फिर अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना फिर परसों होगी। ठीक है, तो ठीक है परसों परसों जो है फिर उसको मतलब 6 बजे रख लें। 6 बजे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, मैं घर पे आती 8:30 बजे हूँ। इतनी लेट आती हैं आप? जी सर। चले ठीक है, फिर परसों जो है फिर हम 9 बजे क्लास रखते हैं। ठीक है, चलिए सही है। ठीक है। ओके, खुदा ठीक हाफिज। है।